हाँ, निरोह बस्ती के व्यापद क्या हो सकते हैं? मतलब उसमें कुछ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपका कुछ बता सकते हैं क्या? नीरो बस्ती है, शोधन बस्ती है, तो इसके लिए शरीर का बल आवश्यक है। तो अगर शरीर का बल कम हो और शोधन बस्ती दी तो क्या होगा? वात प्रकोप होगा, है ना। तो हाँ। इस प्रकार से अगर नीरो बस्ती की मात्रा ज़्यादा हो, बल कम हो, तो वात प्रकोप जल्दी होता है। तो धातुओं में बल चाहिए उस इंसान के, तो बलवान चाहिए। हाँ, तो ही शोधन का प्रयोग करते। कभी भी शोधन, कोई भी शोधन का प्रयोग करना हो तो बल इम्पॉर्टेंट है। हम्म तो ये सब हो सकता है, ठीक है ना। अगर सेंधव की मात्रा कम हो तो ये अधमान आदि लक्षण दिख सकते हैं। हम्म ठीक है। तो बोलो। उसमें व्यापद मतलब अगर निरोह बस्ती वापस नहीं आई तो क्या कर सकते हैं उसमें? गुदवर्ती देनी, गुदवर्ती का प्रयोग किया तो वापस आ जाती है। या फिर सिर्फ सेंधव डाल के थोड़ा सा स्नेह बस्ती दिया तो भी वापस आ जाती है। हम्म सेंधव तो के साथ स्नेह बस्ती। हाँ, मीन्स तेल लेना, एक 10 15 20 ml तेल लेना और उसमें सेंधव डाल हाँ। के मिक्स करना और वैसा बस्ती देना। अगर ऐसा बस्ती दिया तो वापस आ जाती है। हम्म सेंधव अगर बस्ती में हो तो बस्ती अंदर रहती नहीं, वापस ही आती है। हम्म हाँ, मतलब अगर ज्यादा सेंधव दिया तो वो शोधन का काम हाँ। ज्यादा करेगा, यस। ज्यादा कर्षण करेगा। यस। सेंधव जो है वो उष्ण है और वातानुलोमन है, साथ ही वो तीक्ष्ण भी है, और मॉडर्न के अनुसार वो इरिटेंट इरिटेंट लैक्सेटिव हो जाता है। ठीक है। तो झट से वो बस्ती बाहर आ जाती है। हम्म? और वातानुलोमन है सेंधव, है ना, तो बाहर आ जाती है। और हाँ, और सियाटिका के पेशेंट्स में मतलब अगर वात अपच हम्म तो मतलब वात अपच प्रकृति होगी तो उसमें एरंड मूलादि निरूह में उनकी मात्रा क्या हो सकती है? पहले अनुवासन देनी, बाद में एरेंडम मूलादि निरो देनी। मात्रा जो है वो पेशेंट के इस पर निर्भर रहती है। ठीक है। साधारणतः हम 400 ml तक जो है निरो बस्ती देते हैं। हाँ। टोटल बस्ती 400 ml। क्वाथ इसमें से एक 350 ml क्वाथ, 50 ml तेल और सेंधव और मधु। इस टोटल मिलाकर 400 ml तक बस्ती हम दे सकते हैं। हम्म? तो एक ही दिन में निरूह अनुवासन ऐसे दे सकते हैं क्या? नहीं, एक ही दिन में नहीं देना। हाँ, मतलब मैंने एक लेक्चर में सुना था, मतलब दे सकते। सुबह देखो, निरूह और शाम को। देखो क्या है, ये जजमेंट की बात है, सेल्फ जजमेंट की बात है ना। बस्ती देना, हाँ, आप अगर आप रेगुलर बस्ती दे रहे हो पेशेंट को तो आप ये सब कर सकते हो, पर नए हो तो एक एक दिन अनुवासन, एक दिन निरोह। तो अगर रुक्षता ज़्यादा हो तो ज़्यादा अनुवासन दे दो, दो दो अनुवासन एक निरोह, ऐसा करो। हम्म ठीक है। ठीक है, थैंक यू। ओके। हम्म पूछो, किसी को क्या सर पूछना है। सर मेरी एक सर मेरा मेरी एक पेशेंट है सर, हम्म मतलब वो ऑनलाइन ही उसने डिस्कस किया है, अभी हम्म आई नहीं है। हम्म तो सर उसकी एज 33 इयर्स है। हम्म और सर वो प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रही थी। हम्म मतलब पहला एक बेबी है उसको सिजेरियन सेक्शन से, हम्म 4 इयर्स का। तो हम्म प्रेगनेंसी होने से पहले भी उसको एक मिसकैरेज हुआ था, लेकिन बाद में उसने एलोपैथिक ट्रीटमेंट लिया तो प्रेगनेंसी रह गई थी। अभी भी अब वो 4 साल बाद दोबारा ट्राई कर रही है। हम्म तो पहला उसको अभी दिसंबर में एक मिस एबॉर्शन होकर गया उसको। हम्म एंड सर फिर अभी उसको वहाँ वाले डॉक्टर ने बोला कि तुम मतलब टेस्ट वगैरह सारे कराओ। तो सर उसने टेस्ट कराया तो उसका प्रोलैक्टिन 90 आया। हम्म तो उसने मुझे बोला कि मेरा हाँ, प्रोलैक्टिन आपने पहले केस भी डाली थी। ज्यादा हाँ, एक बार, हाँ, ठीक है, बोलो। हाँ, जी जी सर। तो क्या हो रहा तो है, आप मेरा जो केस देख प्रोलैक्टिन रहे हो पहले, एलोपैथी के सब अनुसार देख रहे हो। आपका काम है कि वो नहीं सर मैं गर्भपात। हाँ, आगे सुनो। बताऊंगी ना हाँ, सर बोलो। ओके आगे। ओके, हाँ, बोलो। मैं सब लक्षण ओके, बताऊंगी ना बोलो सर बोलो, हाँ, आगे बोलो बोलो, हाँ। कि मैंने कैसे केस ली सर से। ओके ओके। तो ये तो मतलब उसने मुझे बताया ना, ये प्रॉब्लम है सर ओके पेशेंट में। ओके ओके। तो तो उसने मुझे बोला कि, मैंने कहा कि आपने फिर कैसा आहार लिया अगर हम्म 2 महीने में हम्म आपका। तो हम्म पेशेंट थोड़ी स्थूल है, तो हम्म उसने बोला कि दिसंबर में वो अपने मायके गई थी और वहां ओके काफी ठंड होती है। तो ओके उसने सारा मधुर आहार
लिया और थोड़ा सा नॉनवेज वगैरह भी खाया है, तो वो जब भी मधुर आहार का सेवन करती है तो उसका मतलब स्थूलता भी बढ़ती है और प्रोलैक्टिन लेवल्स भी नॉर्मल होते हैं। तो मैंने उसका रजिस्ट्रार की हिस्ट्री ली, तो उसने बोला कि वैसे तो उसको नॉर्मल आते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन उसको अभी क्या हो रहा है, 10-10 दिन डिले होके आ रहा है रजिस्ट्रार, और पीरियड सर उसको डिले होके आ रहे हैं 10 दिन। ओके। ऐसा प्रेगनेंसी नहीं है सर। और फिर उसने दो बोला दिन ही लेट हो रहे उसको, हाँ मतलब 5-6 दिन ही लेट हो रहे हैं। जी 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 सर। और सर और उसने ये बोला कि उसको ऐसा एक ये लक्षण है कि वो अगर पूरे दिन पानी नहीं भी पीती है ना, तो वो बस्ती में मूत्र को होल्ड नहीं कर पाती, उसे ऐसा सेंसेशन होता है कि थोड़ी थोड़ी देर में जाना है। तो अभी परसों उसने सोनोग्राफी कराई थी, तो सोनोग्राफी में उसका पाउच ऑफ डगलस में मतलब फ्री फ्लूइड आया है। और सर मैंने जब उसकी हिस्ट्री ली तो सारे रसवे स्रोत दृष्टि के लक्षण मुझे दिखे कि उसमें उल्लास है, अनन्य अभिलाषा है, गौरव है, तंद्रा है, और उसको सर वात प्रकोप भी है क्योंकि पेशेंट स्ट्रेस लेता है इनफर्टिलिटी के लिए भी, और उसको रात भर नींद नहीं आती है, वो 1-2 बजे सोती है सर। और उसको पहले भी मतलब अपने हस्बैंड के साथ रिलेशनशिप बनाने में भी काफी दर्द होता है सर, और पहले डॉक्टर ने उसे बोला था कि तुम्हें एंडोमेट्रियोसिस जैसा भी कुछ हो सकता है सर। तो उसको ये चीज तो परमानेंट रहती है कि लोअर एब्डोमेन में पेन रहता है, एंड वो बस्ती में मूत्र को होल्ड नहीं मतलब कर पाती है। वो पानी ना भी पिए तो भी उसको, जैसे अभी पानी पिया ना तो आधे घंटे में या 15 मिनट में उसको वापस टॉयलेट के लिए जाना पड़ेगा सर। और अभी तो उसका प्रोलैक्टिन और रसवे स्रोतस दृष्टि के सारे लक्षण हैं सर उसमें। ठीक है, हो गया। जी जी सर। तो अभी क्या है, तो उसका अभी रस धातु अच्छा करना है। जो आप वो खाना खा रहे हैं उसका खाने का टाइमिंग वीमिंग वो सब ठीक ठाक करो, दिनचर्या उसकी ये करो, रस अच्छा होने दो। दूसरी बात ये अभी योनि विकार है, अपानक क्षेत्र में व्याधि है, तो आप उसकी बस्तियाँ जो है वो बस्तियों का एक कोर्स कर डालो, ठीक है। हाँ, रेगुलर बस्ती, मात्रा बस्ती, अनुवासन बस्ती, और बाद में अपनी निरोह बस्ती, हाँ, तो ये कर दो। दूसरी बात है कि योनि शूल हो, ऐसी यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस हो, ऐसे कुछ हो, तो रासना, गोक्षुर और पाषाण भेद का घृत आया है। तो जो योनि शूल में बहुत अच्छा कारगर है। जहाँ योनि शूल हो और अपान जो है वो विमूढ़ गति, उसकी मूढ़ गति हो, तो उसमें ये घृत जो है वो आया है, ठीक है। हेलो हेलो जी सर। हाँ, एक मिनट, बीच हाँ में जी, फोन जी आ सर, रहे जी हैं, सर। एक मिनट, बीच में फोन आता है तो कट हो जाता है। तो ये घृत आया है कहाँ पे, अष्टांग हृदय में। तो घृत चालू कर दो। कब चालू करना है, पहले रसा अच्छा कर दो, बस्ती होने दो, ठीक है, और उसके बाद ये घृत आपान काल में दे दो उसको। तो ये जो बाकी की जो चीज़ें वो सब कम हो जाएगी, ठीक है। तो सर पेशेंट तो लखनऊ में है ऑनलाइन सर, तो वहाँ पे बस्ती कैसे लेगी सर? उसको बोलना, देखो जो चाहिए ट्रीटमेंट, हम ट्रीटमेंट जो देते हैं वो उसको क्या चाहिए या फिर उसके लिए क्या नज़दीक है इसके लिए नहीं देते ना, ठीक है ना। अगर आपको अपान क्षेत्र में काम करना हो, योनि विकार हो, तो बस्ती इज़ द बेस्ट ट्रीटमेंट। क्यों? क्योंकि योनि विकार जो है वो प्रायः वातज रहते हैं, है ना, ठीक है ना। कोई अवरोध जन्य होगा, कुछ बहुत से कारण होंगे, है ना, होने के। तो बस्ती होनी चाहिए। उसको बोलो हमारे यहाँ लेकर चलो। देखो पेशेंट डायलिसिस के लिए 100-150 किलोमीटर जाता है, ठीक है, तो बस्ती का भी इम्पोर्टेंस है ना। ऐसा नहीं है ना कि ठीक है बस्ती नहीं तो कुछ मैं और करूँगा, ऐसा क्यों। देनी जो ज़रूरत है वो लेनी चाहिए, तो वो पहले करो। अगर फिर भी नहीं कर रहा है तो क्या कर दो, फिर पिचू धारण उसको चालू कर दो, हाँ, प्लेन तिड़तेल का पिचू धारण। तो क्या बोलते हैं, तो बस्ती नहीं तो ठीक है, पिचू धारण चालू कर दो, हाँ। फिर पिचू धारण से कितना योनि शोधन हो जाता है वो सब देखो, और फिर बहुत काल तक वो धारण करना चाहिए, करने के लिए देना चाहिए। और वो देने के बाद जो मैंने घृत बोला वो घृत चालू कर दो। तो योनि शूल, योनि में वायु ये होना, ध्वनि, कभी कभी आवाज़ आता है, ये सब कुछ वो घृत से शांत हो जाता है, ठीक है। जी सर। हाँ, तो उस प्रकार से जो रासना, गोक्षुर और कौन सा बोला, पाषाण भेद का सिद्ध जो घृत है वो खाने से पहले दे दो। पहले रस अच्छा कर दो, फिर आपान क्षेत्र अच्छा कर दो,
हाँ, और ये कर दो। ऐसे करोगे तो वो तो सर मैंने सर उसको षटबिंदु तेल का नस्से बोला था और नवायस चूर्ण बोला था और वर्णाधिक्वाद बोला था और रसपाचक वटी बोली थी, तो उसे मिला नहीं। तो सर पेशेंट ने 3 दिन लिया तो वो बोली ऐसे उनको बोलना ही नहीं। सुनो, पेशेंट को कभी बोलना नहीं ये ले लो वो ले लो। क्या करना, उसकी केस हिस्ट्री लेना और बोलना मैं दवाई अब देता हूँ और मैं दवाई भेजूंगा और आपके पास पहुंचने के बाद फोन करो कैसी लेनी वो बोलूंगा। ठीक है? जो कुछ लाना खुद लाना, पेशेंट को देना। हाँ, क्योंकि क्या होगा, आप कोई इसी कंपनी की बोलेगी, पेशेंट दूसरे कंपनी के लाएगा, आप नवायस बोलोगे, कंपनी ने वो अच्छे तरह से बनाया होगा नहीं होगा वो मालूम नहीं। ठीक है ना? आप इस पर नहीं मत डिपेंड रहो। एक मिनट, एक फोन आ रहा है। हेलो हॅलो, साळुंके सर ना? हाँ बोला. मी जरा तुम्हाला एक तासाने फोन करू, मी जरा लेक्चर मध्ये आहे. चालेल. हेलो हाँ, तो क्या बोला? हाँ, तो कंपनी के कल्प जो है वो हम उसकी गारंटी नहीं दे सकते कि आप बोल रहे हो कि मैंने नवायस दिया, ठीक है, बनाने वाली कंपनी उस तरीके से बना रही है क्या, वो बड़ी बात है ना? लोहा भस्म महंगा है तो हाँ, तो इसीलिए बोल रहा हूँ बैद्यनाथ के लिए आई तो फिर नहीं, कोई कंपनी बुरी नहीं, वो नहीं बोल रहे हम, पर कैसा है, लोहा भस्म महंगा रहता है तो होता क्या है, बनाते समय लोहा भस्म कम डाल देते हैं, ठीक है। हाँ, फिर त्रिफला विफला बराबर डालते, विडंग महंगा रहता है तो विडंग कभी कभी कम डालते थे, ठीक है ना? तो इसीलिए क्या हो जाता है, खुद जितनी बना सकते हो कल्प, इसलिए आपके पास स्वतंत्र काष्ठौषधि होनी चाहिए, एक 70 80 100 तो काष्ठौषधि खुद की होनी चाहिए। हाँ, ठीक है ना? और जो आपको कमांड है जो दवाइयों पर, वो दवाइयाँ होनी चाहिए और खुद बनाकर देनी चाहिए, तभी होगा फायदा। जो आपको अपेक्षित फायदा मिलना अपेक्षित है वो वैसे होगा। हाँ, एक आध दूसरी दवाई आपको चाहिए और वो नहीं है आपके पास और उधर से बोले तो ठीक है, और पूरा प्रिस्क्रिप्शन अगर आप, एक तो पहले तो आप ऑनलाइन कर रहे हो, ठीक है ना, उसमें भी हम लिख कर देंगे वो लाएगा, तो इसमें एरर होने की बहुत सी शक्यताएं हैं, बराबर है ना? हाँ, दवा खुद की दवाई है ना, तो हमें कॉन्फिडेंस रहता है मैंने क्या दिया, पेशेंट ने क्या लिया, ठीक है ना? हाँ, अभी इतना ये हो रहा है कि बहुत से घृत भी ऐसे बना रही है कंपनियां, तेल तो ऐसे भी बनाते हैं, अच्छे तेल, इधर से इतना ट्रांसपेरेंट तेल रहता है, सिद्ध किया क्या नहीं किया ये प्रश्न पड़ता है, ठीक है ना? इतने प्रॉब्लम्स है ना? तो इसीलिए जितना खुद बना सकते हो कॉम्बिनेशंस उतने खुद बनाओ और दे दो, फिर फायदा है। नहीं तो क्या होगा, आपके पास नॉलेज है, आपके सिद्धांत सही है, आप ट्रीटमेंट सही दे रहे हो, पर आपने जिस दवाई पर हमारा जिस पर डिपेंड है वो दवाइयाँ ही सही नहीं होगी, तो फिर फायदा क्या है ना? बराबर है ना? ठीक है सर। तो वो शस्त्र को भी बहुत महत्वपूर्ण है ना, बैटिंग वाले वो बैट भी एक स्वतंत्र उनका ये रहता है, जहाँ बनाते हैं ना उधर से ही लेते हैं। अब क्या है, उनको तो बैटिंग करनी है, टेक्निकल पॉइंट है, पर जो शस्त्र है ना वो ढंग से बनाया है क्या, इस पर भी है ना। मुझे बैटिंग आती है अच्छी तरह से, पर जब मैच रहती है तो 19-20 का फर्क पड़ता है ना? तो वो फिर बैट जहाँ से बनाते हैं वहाँ से ही वो लेते हैं। हाँ, उनकी जो ये रहता है, तो इसी प्रकार रहता है। ये हमारे शस्त्र है ना, जिससे हम युद्ध कर खेलने वाले हैं, व्याधियों को ये हराने वाले हैं। तो वो शस्त्र हमें कॉन्फिडेंस चाहिए कि ये हमारा शस्त्र है, ये मैंने बनाया है। तो इसी प्रकार करो, नहीं तो क्या होगा, फिर रिजल्ट नहीं मिलेगी तो आप क्या होगा, आप पर ही प्रश्न चिन्ह उत्पन्न करोगे, अरे मैंने कहाँ गलती की, ऐसे होगा ना। पेशेंट का जब रिजल्ट नहीं मिलेगा तो आप खुद क्या बोलोगे, अरे मैंने क्या गलती की, मैंने तो अच्छा बराबर से निदान किया, मैंने तो बराबर से कल्प निकाले, पर गलती कहाँ हुई। तो हम ये सोचते नहीं कि कम हमने जो दी है दवाइयाँ उसमें कुछ गलतियाँ हैं, है ना? तो इसी प्रकार करो। ऐसा है, ठीक है। इसलिए मैं बोल रहा, जो मैं आपको कल्प बताता हूँ, ये बताता हूँ, वो क्या बताता हूँ, शास्त्र में जहाँ है वो बताता हूँ, है ना मेरा फॉर्मुलेशन है, ना किसी कंपनी का पेटेंट है, ना कुछ है। जो वाग्भटाचार्य बोले, जो चरकाचार्य बोले, वही हम बोलते हैं। ठीक है ना? यस सर। ओके, आगे। यस सर। हाँ, तो कौन सा बोला, वो घृत जो है वो चालू कर दो। और एक ये आया है उसमें ही उसी अध्याय में एक तेल आया है, जो तेल स्पेशली योनिशूल के लिए, उसका पिछू आप रख सकते हो। हाँ, उसी अध्याय में देवदार और कई इंग्रेडिएंट है, 2-3 इंग्रेडिएंट है, उससे सिद्ध तेल आया है। उसका पिछू धारण अगर कर लिए तो वो शूल जो चीज है ना वो ठीक हो जाती है। ठीक है, आगे
सर मेरा एक और केस है, पूछ लूं क्या? बोलो ना। सर एक मेल पेशेंट है 42 इयर्स का। तो सर उसको 42। जी सर। तो सर उसको हिस्ट्री है मतलब एलर्जिक राइनाइटिस की, मतलब 8-10 साल हो गए उसको, कंटिन्यूअसली रहता ही है, सीजन चेंज होता है तो रहता ही है। तो सर अभी उसको क्या हुआ है कि उसके जो दोनों नेत्र है ना सर, उसमें उसको वाइट वाइट सा ऐसे स्राव तो नहीं निकलता है, जैसे अपना मल होता है ना, वैसे वो ज्यादा एक्यूमुलेट हो जाता है नेत्रों में। और वो तब होता है जब वो रात में सोता है, तो मतलब उस टाइम है ना, वो सारा सेडिमेंट होकर ग्रेविटी की वजह से ऐसे नेत्रों में दिखने लगता है ऐसे। तो अभी उन्होंने डॉक्टर को दिखाते दिखाते 2 महीने हो गए, उन्होंने आई ड्रॉप्स वगैरह सब दी हैं। फिर डॉक्टर ने उनको बोला है कि आपका अंदर से जो सेबेशियस ग्लैंड है ना, वो पूरी ब्लॉक हो गई है, तो जो मल बाहर निकलना चाहिए वो अंदर ही एक्यूमुलेट हो गया है। और सर उसी की वजह से मतलब बचपन से ही, जैसे पेशेंट ने बताया, जो मॉडर्न में एक डिजीज रहती है ना मीलिया, वाइट वाइट स्पॉट्स आंखों पे आ जाते हैं बाहर, आंखों के बाहर, तो वो भी उनको पहले भी थे, तो उन्होंने सिरिंज से रिमूव करा लिए और अभी भी मतलब दोबारा हो रहे हैं सर। तो सर इसमें कैसे विचार करें? क्या हो रहा है, क्या निकाला है आंखों से? सर वो मीलिया होता है ना, वाइट कलर के जो पतले पतले से मस्से जैसे हो जाते हैं नेत्रों के बाहर, वर्त में। हाँ तो वो बचपन में उनको हुए थे, तो उन्होंने सिरिंज से डॉक्टर से रिमूव करा लिए थे, अभी वो फिर से हो रहे हैं सर। मस्से होते हैं। हाँ पतले पतले बहुत सफेद रंग कर नेत्रों के वर्त मुंह पे। निकाले कैसे उन्होंने? वो डॉक्टर के पास ही जाकर उन्होंने कुछ अभी निकलवाए नहीं है उन्होंने। नेत्र के ऊपर आते हैं। जी सर, आईलिड्स के ऊपर। ओके। तो और सर, और रोगी को ये भी प्रॉब्लम है कि उसको सतत कॉन्स्टिपेशन तो रहता ही है सर। और सर दूसरा ये है कि उनके दोनों मतलब दांतों में हमेशा कैविटी रहती ही है, मतलब उसका भी वो ट्रीटमेंट साथ में साथ चलता ही रहता है। तो सर इस पेशेंट में कैसे विचार करेंगे सर? अभी इसके अलग अलग विचार बताता हूँ। अभी ये केस डिटेल नहीं है हमारे पास, पर मल का ज्यादा उत्पन्न होना, अक्षिमल ज्यादा उत्पन्न होना, नेत्रमल ज्यादा उत्पन्न होना, ये सब जो मल है, कर्णमल हो तो वो मांस का मल है, और अक्षिमल हो, हेलो यस सर, हाँ, तो अक्षी का स्नेह जो है वो मज्जा का स्नेह है, ऐसे बोला है। तो मज्जा में अगर दुष्टि आ गई तो क्या हो जाता है, उस मल में दुष्टि आ जाती है, उस स्नेह में दुष्टि आ जाती है। और अगर अक्षी का मल बढ़ रहा है, दूसरे भी दांत का मल ये भी बढ़ रहा है, इसलिए कैविटीज ब्यूटीज आ रही है ना, तो ये जो मल बढ़ना जो है वो प्रमेय के पूर्व रूप में आता है। ठीक है, तो उसका विचार उसी प्रकार भी जाना चाहिए कि प्रमेय का पूर्व रूप है क्या, और उस प्रकार से उसकी चिकित्सा भी होनी चाहिए। ठीक है। और दूसरी बात, अस्थि का जो स्नेह है वो मज्जा का स्नेह है, पुरुष का स्नेह है वो भी मज्जा का स्नेह है ना। तो मलबद्धता भी है, अक्षी भी है, अक्षी है, ग्रहणी की भी विकृति है, तो ये सब संबंध है। ठीक है, तो हमें ग्रहणी का भी विचार करना चाहिए। ठीक है, कफज ग्रहणी है, पित्तज, इस लक्षण के अनुसार उस ग्रहणी का भी विचार होना चाहिए, तब उसका मल अच्छा होने लगेगा। मल अच्छा होने लगेगा, फिर अग्नि अच्छा होगा, अग्नि अच्छा होगा तो ग्रहणी अच्छी होगी, ग्रहणी अच्छी होगी तो अक्षय अच्छा होगा एज ए इंद्रिय। दूसरी बात, मज्जा अच्छी होगी तो मज्जा का स्नेह अच्छा होगा, और प्रमेय की अगर संप्राप्ति है तो उस प्रकार से विचार करके वो संप्राप्ति भंग करके जो खमल ज्यादा निकल रहे हैं वो भी बंद होने लगेगी। तो वो सभी एंगल देखो, मज्जा का, मांस का और ग्रहणी और इसका, ये सब एंगल देखो तो ये ठीक हो जाएगा। आपको अग्नि अच्छा करना है, मलबद्धता क्यों आई है उस पर विचार करके मलबद्धता दूर करनी है, और मैंने जो बोला उस प्रकार से विचार करो। ठीक है, तो ये हो तो सर अभी मैं उनको गंधर्व इत्यादि कषाय और अस्थि मज्जा पाचक से स्टार्ट कर सकती हूँ क्या? कर सकते हो, चालू। अभी पहले संतर्पण जन्य क्या प्रमेय की क्या हेतु है क्या देखो। सर प्रमेय के कोई भी हेतु नहीं है, वो ना ही उनका कोई मधुर आहार सेवन है, पेशेंट बहुत लीन एंड थिन है, इवन उसका वेट लॉस हो रहा है सर। ठीक है, प्रमेय के पर बाकी कुछ है क्या हेतु? ज्यादा सोती है क्या? ऐसे वो स्थूली होनी चाहिए ऐसा नहीं है प्रमेय मीन्स।
नहीं सोते नहीं है सर वो। ज्यादा सोना है क्या? गुड़ आदि मधुर चीजें नहीं सर, मधुर आहार सेवन भी नहीं है। हाँ। और ऐसी बिहार में भी कुछ उनका ऐसा हाँ नहीं ठीक है। है। तो और वो पतली, वजन ही कम हो रहा है क्या? जी सर, हाँ, वजन तो कम हो रहा है फिर सर। ये सब धातुओं की दृष्टि है। इनका ग्रहणी का विचार करो और ग्रहणी की चिकित्सा करो। जैसे उसका अग्नि अच्छा होगा। देखो अग्नि जो है वो बीच में अग्नि है, नीचे अपान और ऊपर प्राण, ऐसे वो अग्नि को ध्मापन कर रहे हैं, ऐसे फूंक रहे हैं, ऐसा सोचो। और बीच में समान जो है वो अग्नि को ऐसे मेंटेन कर रहा है। इस प्रकार वो आपकी अग्नि चल रही है। ठीक है। तो आपके अपान का विचार, प्राण का विचार, ये और समान का विचार, ये सभी विचार आते हैं। अगर ये होना हो तो, अग्नि अच्छा करना हो तो। पेट साफ नहीं हो रहा है तो भी अग्नि दृष्टि होती है, अग्नि विकृति होगी तो भी पेट साफ नहीं होगा। ये एक दूसरे पर निर्भर है। ठीक है। तो ये सब विचार करो। और उसका अग्नि ठीक करके, अभी देखो ये ऊपर की व्याधि है ना, तो प्राण का भी विचार आएगा। तो प्राणव श्रोत दृष्टि कोई है क्या? अपानव श्रोत दृष्टि कोई है क्या? मांसव श्रोत दृष्टि कोई है क्या? और मज्जाव श्रोत दृष्टि के कोई हेतु है क्या चरक में जो आए हैं? हाँ, तो वो देखो उनमें से कोई है तो हेतु बंद करो। और अगर वही आपको दिख रही है श्रोत दृष्टि, तो उसी धातु पर काम करो। सर अगर जैसे पेशेंट में प्रमेय के हेतु नहीं है, लक्षण नहीं है और खमल ज्यादा बन रहा है, तो फिर ये भी अग्नि दृष्टि के कारण है ना। हाँ, कि धातुओं में मल की उत्पत्ति ज्यादा हो रही है। हाँ, और उत्तम धातु नहीं हो उपचित मल फिर पैदा हो जाते हैं जो नहीं होना चाहिए, है ना। विकृति है, वो धातुओं पर काम होना चाहिए। और ऐसा हो जाता है कि वो धातुओं के दृष्टि के हेतु मिलते हैं। जैसे दीवा स्वाप है, ऐसा जो है उससे मांस धातु, मेरु धातु विकृति हो जाती है ना। तीखा बिखा खाना जो है उससे वो रक्त धातु की विकृति हो जाती है। ऐसे अलग अलग कारण दिए हैं चरक ने। हाँ, तो उस प्रकार से उस कारणों का विचार करो और ट्रीटमेंट करो। तो सर अभी वो नेत्र प्रक्षालन के लिए मैंने उनको त्रिफला बात से बोला था, नेत्र प्रक्षालन करने के लिए। उसमें कुछ और ऐड करना है सर क्या? कुछ नहीं, उतना करो ना, ठीक है। वो लाक्षणिक हो जाएगा। और मल ही क्यों उत्पन्न हो रहा है, ये मुख्य विषय है ना। यस सर। आप अभी का मल प्रक्षालन से जाएगा। ठीक है ना। तो उस प्रकार से ये करो। ठीक है। ठीक है सर। और पूछो कोई। सर, हाँ विचार. आता तुम्ही ते बोललात ना हे मच्छाधरा कला आणि पुरुषधरा कला. तर मग आपली दृष्टीचं बल कमी होण्यामागे पण कॉन्स्टिपेशन सारखे आजार येऊ शकतात का? होते हैं ना कॉन्स्टिपेशन जैसे आजार होते हैं बहुत से. जिनकी दृष्टि कम हो गई ऐसे पेशेंट में रेचन देने के बाद दृष्टि अच्छी होने लगती है. होता है ना. ग्रहणी की दृष्टि हो गई तो अक्षी पर परिणाम हो जाता है ना. ठीक है ना. तो इसीलिए आंखों में अंजन लगाना है ना, बोला है ना बच्चों को. तो ये साक्षात हम मज्जा पर काम करते हैं, है ना. साक्षात अग्नि बढ़ता है. हाँ, तो ये हमें आयुर्वेद वालों को समझ में आएगा. मॉडर्न वाले बोलेंगे आँख कहाँ है ना, गैस्ट्रिक एंजाइम्स कहाँ है ना, पर ये होता है. इसीलिए पैरों को उपादान चप्पल पहनकर कभी भी जाना चाहिए. उसको हीट नहीं लगनी चाहिए ज़्यादा पैरों को, है ना. ठीक है ना. तो अगर हीट लग गई तो फिर अग्नि दृष्टि हो जाती है. तो ये सब पैर, ग्रहणी और आँख, इनका डायरेक्ट संबंध है. ठीक है. ओके सर. तो पहले के वैद्य थे ना, तो उनके जो आप पुस्तक अगर देखोगे, किसी ने पढ़ा भी होगा ऐसे पुस्तक, तो उन्होंने जो बस्तियां देते थे, तो एक ऐसा अंधा आदमी आया था जिसकी नज़र अभी कई दिनों के पहले चली गई थी. तो आ गया वो, उसको उन्होंने बस्ती देगी. वो टॉयलेट को गया और टॉयलेट को आते समय वो देख कर ही आया, देखने ही लगा. तो इतना परिणाम हो जाता है. ये लगता मैजिक है पर वह होता है. हाँ, तो ऐसे पहले के वैद्य जो बस्तियां देते थे, तो ऐसे उन्होंने अनुभव लिखे हैं उन्होंने पुस्तक में ऐसे. ठीक है. अभी क्या हो गया, पहले शास्त्र एक ही था, साइंस एक था, वैरायटी ऑफ पेशेंट्स आपके पास सभी आते थे. उधर का भी आपके पास आएगा, भग्न का भी आपके पास आएगा, आँखों की रोशनी चली गई वो भी आपके पास आता था. तो नंबर ऑफ पेशेंट और वैरायटी ऑफ पेशेंट जो है वो आपके पास ज़्यादा आते थे आयुर्वेद के पास.
ठीक है, तो वैरायटी ऑफ अनुभव भी ज़्यादा मिलता था, बराबर है ना। अभी क्या हो गया, अलग अलग स्पेशलाइजेशन आ गया, अलग अलग साइंस ने डेवलप कर दी। तो आँखों का पेशेंट ENT के पास जाता है, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास जाता है ना। उधर बिधर का पेशेंट MS सर्जन के पास जाता है, टॉन्सिलाइटिस का पेशेंट ENT सर्जन के पास जाता है, गर्भाशय वाले पेशेंट गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। तो आयुर्वेद वालों को फिर मिलते क्या है, वात के पेशेंट ज़्यादा मिलते हैं, संदिग्ध वात। वो भी क्यों मिलते हैं, उनसे ठीक नहीं हुए इसीलिए हमारे पास आते हैं। आम वात के मिलेंगे, सोरियासिस मिलेंगे, ऑटोइम्यून डिसीज़ वाले सब पेशेंट मिलेंगे, जहाँ उधर कुछ ट्रीटमेंट ही नहीं है। तो दायरा हमारा कम होता है ना, तो हमें ज़्यादा अनुभव नहीं मिलता वो पेशेंट का, बराबर है ना। तो रोशनी चली गई है, आँखों की रोशनी चली गई है, ऐसे कितने पेशेंट आते हैं, बहुत कम पेशेंट आते हैं, है ना। तो उसमें रिजल्ट बहुत मिलते हैं। मैंने परसों एक पहले डिस्कशन में एक केस बताई थी, तो उसके आँखों की, वो पेशेंट की रोशनी कम हो गई थी और उसको तिमिर जैसा दिखाई दे रहा था, है ना। तो उसको त्रिफला चूर्ण, हाँ, और मैंने अभी मुझे याद नहीं, पर ताप्यादि लोह ऐसा कुछ दिया था मैंने। और मुख्य क्या दिया था कि पादाभ्यंग करना है, वो बहुत करना है, आधा घंटा पादाभ्यंग करना है। उसने कभी पादाभ्यंग किया नहीं था। तो 10 दिन के बाद उसको बहुत बेटर 50% रिलीफ मिल गया उस पेशेंट को। और पिछले के डिस्कशन में मैंने बोला था कि ऐसा एक पेशेंट आया था, क्या होगा रिजल्ट वो अगले डिस्कशन में बोलूँगा। तो वो पेशेंट की ट्रीटमेंट चल रही है, तो 50% मिला। अब ऐसे पेशेंट मिलेंगे, इतने ज़्यादा मिलते नहीं, एक आध दूसरा मिलता है, पर पादाभ्यंजन से इतना हो सकता है, ये पेशेंट को बोलकर और करने के बाद ही पता चलेगा हमें, है ना। तो ऐसी बात हो गई, ठीक है। और सर वो अष्टांग हृदय में त्रिफला रसायन में मैंने त्रिफला के योग पढ़े थे, उसमें एक आया था त्रिफला विद सैंधव या लवण के साथ आया था। तो इस पेशेंट में त्रिफला लवण के साथ या सैंधव के साथ यूज कर सकते हैं क्या सर? किसके लिए, मीन्स क्या विचार करके बोल रहे हैं आप? कि सर वो जो वहाँ पे स्रोतोरोध है त्रिफला, तो क्या है, अभी पहले आपको उसकी पाचन और ये करना पड़ेगा, धातुओं का, क्योंकि अभी घृत आप दे रहे हो, पहले ही श्रोतरोध है ना। घृत नहीं सर, प्लेन त्रिफला और लवण। हाँ दे सकते हो, हाँ दे सकते हो, ठीक है सर। हाँ बोलो। और किसी को कुछ पूछना है क्या, पूछो। हॅलो, हाँ बोलो. हा सर, तुम्ही जे ग्रुपवर टाकलेलं ना ते भस्म बनवून ते रोम संजनाचं, तर त्याचं ते कसं बनवलं आणि त्याचा प्रॅक्टिस मधला यूज सांगाल का? हाँ, क्या इतना कुछ कठिन नहीं है, वो सामान्य विषय सिद्धांत पर आधारभूत है ये सब कुछ, ठीक है ना. अगर हमें किसी जगह बाल गए हैं, हाँ, व्रण से, मुख्य व्रण से, हाँ, और बाल गए हैं, तो वहाँ अगर हमें बाल उगाने हो, ठीक है, तो साक्षात हमें उधर बाल लगाने चाहिए, ये सादा सिद्धांत है. तो बालों का जो पांच भौतिकत्व है वो वहाँ जाना चाहिए जहाँ बाल गए हैं, बराबर है ना. अब बालों का पांच भौतिक तत्व होने वाला जो द्रव्य है वो कैसे बनाए, तो साक्षात हम चतुष्पाद प्राणियों का अस्थि धातु लेना है. तब उसका अस्थि धातु कैसे लेना है, उसकी बड़ी हड्डियां ले सकते हैं हम, तो उसको मारना पड़ेगा बकरे को या फिर किसी को. तो क्या कर सकते हैं, तो उसका सींग ले सकते हैं, उसके दंत ले सकते हैं, उसके नाखून ले सकते हैं, है ना. तो ये मिल जाता है मटन मार्केट में इजीली. तो वो सींग लेना, दंत लेना, नाखून लेना और बाल लेना पूंछ के. तो इससे क्या हो गया, हमने अस्थि धातुओं का जहाँ जहाँ अस्थि धातु की अभिव्यक्ति थी, मल जहाँ जहाँ था, वो सभी भाग हमने ले लिए, ठीक है. अभी ये सब भाग जो है वहाँ सामान्य विषय सिद्धांत से सामान्य वृद्धि समान ही सर्वेशम विपरीत विपर्या, तो समान से समान वृद्धि होगी. तो अभी क्या करेंगे, अब यहाँ तो डायरेक्ट हम नहीं लगा सकते, तो क्या कर सकते हैं, उसमें अग्नि डालना पड़ेगा हमें, है ना. तो अग्नि डालना पड़ेगा, तो उसकी भस्म करना पड़ेगा. तो भस्म करना, तो उसका भस्म की प्रोसीजर दी है, हस्तिदंत मशी की पहली दी है,
तो 2 शराब संपुट लेना, उसमें वो सब कुछ डालना, दंत नख ये सब कुछ डालना, उसको पूरा मिट्टी से ये करो और उसको जला दो, उसका कोयला होने दो, और फिर होने के बाद उसकी पाउडर बनाओ, और वो पाउडर जो है वो उस पार्ट को लगानी है। अब पार्ट को लगानी है वो भस्म कल्पना है। अब भस्म कल्पना जो है वो क्षेत्र शोषक होती है ना, तो हम ड्राई पाउडर नहीं लगा सकते, है ना, वो शरीर में शोषण होनी चाहिए, तो वो उधर का शोषण करेगी, क्षेत्र शोषक कल्पना है ना, रुक्षता आ जाएगी। तो फिर उसको क्या करना है, तेल लगाना है, और तेल के बाद वो जो घृत है वो उसको लगाना है, या फिर तेल में मिश्र करके वो जो मशी है हम बनाई है हमने जो मशी, वो मशी वहाँ क्या करनी है, लगाना है। ठीक है, तो क्या हो गया, बालों को बाल मिल गए, बराबर है ना, तो बाल आते हैं। है कि नहीं? वो मड़के में लेना, उसको पैक करना और जला डालो, और साक्षात आपको धातु मिल जाएगा। बाल ही मिल गए। आप इंसान के बालों का भी कर सकते हो, पर बहुत बाल लगेंगे उसके लिए, है ना, ऐसे बहुत बड़ी बड़ी कैरी बैग लगेगी, फिर उसका होगा बहुत कम होगा। तो ये नाखून, चतुष्पद पर प्राणियों के नाखून विखून लिए तो बहुत इजी हो जाता है। अब अस्थि धातु का काम है धारण करना, बल देना शरीर को। तो ये हाईएस्ट धारण और हाईएस्ट वर्क किस में है, हाथी में है ना, हाथी कितना बड़ा है ना, तो उसका अस्थि धातु में जो संगठन है पांचभौतिकत्व, तो वो बेस्ट ऑफ बेस्ट है ना, क्योंकि वो सबसे बड़ा एनिमल है, उसका अस्थि धातु इतना बलवान होगा, है ना, तो इसलिए अस्थिदंत बोला है, अस्थिदंत का मशी बोली है, पर वो मिलने में कठिन है ना। तो उससे अच्छा फिर चतुष्पाद प्राणी, जिनके धातु इंसान के धातुओं से समान गुणत्व दिखाते हैं, है ना, तो इसीलिए चतुष्पाद प्राणियों का ये सब लेना। अब रही बात क्या है कि बाल उगाने की। अब ये विषय आया है व्रण में, आया है व्रण में जो बाल चले गए वहाँ बाल उत्पन्न करने का विषय है, खालित्य में नहीं है। तो खालित्य में हस्तिदंत वो सब आया है, पर यहाँ बाल गए हैं, इसका कारण क्या है, वहाँ ही बाल गए हैं व्रण के कारण। यहाँ पित्त के कारण बाल नहीं गए हैं, यहाँ विष के कारण बाल नहीं गए हैं, यहाँ कृमि के कारण बाल नहीं गए हैं। ये बात जो है वो ध्यान रखने की है। तो इंद्रलुप्त जो कृमिजन्य इंद्रलुप्त हो, विषजन्य अगर इंद्रलुप्त हो, या फिर कोई अलग कारण से इंद्रलुप्त हो, तो ये दायरा नहीं उसमें आएगा। ठीक है ना, क्योंकि हम अस्थि धातु वहाँ लगाने वाले हैं। साक्षात मल, अस्थि धातु का मल मीन्स बाल ही वहाँ लगाने वाले हैं, तो ये दायरा नहीं आएगा उधर। फिर भी वहाँ जो प्रॉब्लम है उसके लिए बनाया हुआ हमने वो कल्प है, तो नुकसान नहीं करेगा, जो करेगा वो फायदा ही करेगा। ठीक है ना, तो उसी प्रकार हम इसका प्रयोग हर इसमें बाल जहाँ जाते हैं वहाँ कर सकते हैं। पर उसका ज़्यादा फायदा कहाँ होगा, व्रण में जहाँ बाल गए हैं और बाल नहीं आए वहाँ ज़्यादा होगा। ठीक है ना, क्योंकि एक संप्राप्ति भंग नहीं करने वाला, ये व्याधि प्रत्यनिक है। अंदर से पेट में अगर अलग सी संप्राप्ति है, तो खालित्य की संप्राप्ति है, और ऐसी संप्राप्ति है कि वात जो है पित्त को ऊपर की ओर क्रोध के कारण या फिर कोई दूसरे से शोक के कारण ऊपर की ओर लेकर जा रहा है, और रोमकूपों में उधर लेकर जा रहा है, और वहाँ से बाल गिर गए। अब यहाँ लगाने के बाद उतना रिजल्ट मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा, आपको संप्राप्ति भंग करनी पड़ेगी ना पेट में। तो इसी प्रकार उसका ये विचार करके हम वो बनाते हैं। आया बात समझ में? यस सर। हेलो सर। बहुत सिंपल है वो, बना सकते हो आप। हाँ बोलो। हा सर, मला एक शंका होती की शारीर स्थानात रेफरन्स भेटतो की दृष्टीश्च रोमकूपाश्च न वर्धन्ते कदाचन, मग ते रोमसंजनन कसं होतं? कुठे मिळतोय संदर्भ? सुश्रुत शारीर स्थान कि जहाँ रोम ही नहीं है, जहाँ वो आशय ही अगर चला गया हो बालों का, तो वहाँ कैसे होगा, ये भी है। पर ऐसा भी संदर्भ मिलता है कि ऐसे बाल आएंगे कि जहाँ बाल नहीं है वहाँ भी बाल आएंगे, ऐसे भी है ना, ऐसे भी अतिशयोक्ति अलंकार पूर्वक वर्णन है। तो एक्चुअली क्या है, अगर वहाँ रोमकूप चाहिए, अगर जला हुआ वहाँ का पार्ट हो तो शक्यताएं कम है बाल आने की। पर व्रण में जहाँ बाल गए हैं वहाँ रोमकूप रहते हैं और बाल चले गए रहते हैं, तो वहाँ इसके चांसेस है। या फिर कोई गंजा आदमी हो,
तो वहाँ आप लगा सकते हो, है ना, बराबर है ना। ओके तो रोमकूप है वहाँ पर। देखो सत्कार्यवाद है, कारण चाहिए तभी कार्य घड़ेगा। सत कुछ चाहिए तभी कुछ कार्य होगा, बराबर है ना। जहाँ नहीं है वहाँ नहीं होगा, बराबर है। जैसे हाथ को लगाए तो हाथ को नहीं आ सकते, है ना। तो इसीलिए जहाँ पहले बाबा बाल थे और वहाँ से चले गए हैं, ऐसी कंडीशन है, वहाँ इसका प्रयोग हम कर सकते हैं, है ना। ठीक है ना। ओके सर। ऐसा है। और क्या श्लोका कौन सा बोला आपने? दृष्टिश्च रोमकूपाश्च न वर्धन्ते कदाचन। हाँ, न वर्धन्ते कदाचन, कभी भी नहीं। तो ये नकारार्थक है ना, है ना। तो इसकी मैं टीका बताऊंगा। तो जब कदाचन ऐसे होता है या फिर ऐसे कदा कश्चित ऐसे होता है तो ये संदेहवाचक है। इसका मतलब कंप्लीटली नो नहीं रहता। हाँ, ऐसा भी एक वो बात एक ये रहता है, तो वो भी देखेंगे हम श्लोक। ओके। और बोलो। सर एक केस है, एक बच्चा है 12 साल का। उसको करीबन दिसंबर महीने से लिप्स के वहां पे हनुमान जैसा पूरा हो जाता है रात में सोने के टाइम पे। उसको एक बार फीवर आया था, उसके बाद में ये चीज हो रही है। तो डॉक्टर को उन्होंने कंसल्ट किया तो उसके बाद में एलोपैथी डॉक्टर ने बोला कि एंजियोएडिमा करके ऐसा कुछ हुआ है। कुछ नहीं, उसको मेदपाचक और रक्तपाचक देने के बाद ना ये सब जाता है। ओष्ठ जो है वो रक्त और मेद से बनते हैं। हाँ, तो रक्तपाचक मेदपाचक ये देने के बाद वो जाता है। हाँ, मेद जो ओष्ठकोप ऐसे जो व्याधि है ना, उसमें सब हो सकता है, तो वो दे दो, फिर वो जाता है। सुबह शाम रक्तपाचक मेदोपाचक। ओके। विषय की कोई हिस्ट्री है क्या? देखो, विषय की हिस्ट्री हो तो विषय बहुत ज्यादा लॉकडाउन के टाइम पे बहुत ज्यादा बाहर का पिज्जा और KFC खाया है बच्चे ने। तो वो अगर वो कुछ आमाशय हो तो वो पहले दूर कर दो, रक्तपाचक और ये सब देकर। और ओष्ठ का जो विषय है वो रक्तपाचक और मेदोपाचक से ठीक हो जाएगा। ओके, थैंक यू। ओके। हाँ, और क्या हाँ, और पूछो। खत्म हो गई? क्वेश्चन पूछो, और 2-3 क्वेश्चन ले सकते हैं। पूछो। हेलो सर। बोलो। धातुक्षयजन्य संधिगत वात में मतलब मांस क्षय भी हो तो उसमें दीपन पाचन करने के बाद घृत उसमें कौन सा यूज कर सकते हैं? दशमूलाधिकृत। वो डिपेंड है ना। आप ब्रूहण करने वाला कोई भी घृत देना है आपको। और वहाँ पर अभ्यंग के लिए तेल, मतलब वहाँ पर संधि शैथिल्य भी है, मांस भी, मांस का शैथिल्य भी है। ग्रहण करने वाला कोई भी तेल, धानवंतर तेल दे सकते हो, बला तेल दे सकते हो। ये तेल दे सकते हो रोज नित्य लगाने के लिए, है ना। बला तेल दोगे तो थकान जो है, थकान के कारण जो वात प्रकोप वो ठीक हो जाता है बला से, है ना। तो बला तेल का अभ्यंग भी दे रहा हूँ। हाँ, लेकिन वो उतना मतलब रिजल्ट नहीं आ रहा है। मतलब मिलेगा ना, थोड़ा टाइम लगेगा अगर ज्यादा क्षय हो तो,
हाँ, पेट में अगर भ्रूण दे रहे हो कुछ और वो पच नहीं रहा हो तो पहले अग्नि अच्छा करो और बाद में भ्रूण की कल्प यूज करो। मनु का रोज खाने। हाँ, क्रोनिक केस है वो, मतलब हाँ, तो टाइम लगेगा उनको बोलो। 4-5 साल से। हाँ, 4-5 साल से है तो टाइम लगेगा ना। धीरे धीरे होगा ना, है ना, अप्यायन धीरे धीरे होगा धातुओं का। बराबर है कि उसमें कुछ स्वर्णकल्प दे सकते हो, क्या देने की जरूरत है। वसंत कुसुमाकर दे सकते हो, मधुमालिनी वसंत दे सकते हो। वसंत कल्प पर पहले धीरे धीरे करो ना, धीरे धीरे बढ़ना ये अच्छी बात है ना, है कि नहीं। हाँ। अगर बहुत सालों से है तो धीरे धीरे होगा, है ना। हाँ। फिर भी डिटेल एक बार केस हिस्ट्री ले लो और ग्रुप में डाल दो, फिर बताऊंगा और एग्जैक्ट कौन सा दे सकते हो। शायद ज़्यादातर राज यक्ष्मा में जो आए हैं ना वो दे दो। मधु सर्पी या फिर ये अपना मांस सर्पी जो आया है वो दे दो। मांस सर्पी अजा मांस रसन करके भी मिलता है, वो दे सकते हो गृहिणी करना है तो। मांस सेंधव तेल वहां पर लगाने के लिए दे सकते हैं क्या, शैथिल्य? हाँ, दे सकते ना, दे सकते ना, दे सकते। क्या होता है वो अभंग के लिए जो तेल देते हैं ना वो फिर उसका ना बास आता है खराब, फिर पेशेंट लगाता नहीं। ये अपना मांस से बनाया हुआ तेल का फिर क्या हो जाता है, ये होता है तकलीफ, ये भी हो जाती है। तो इससे अच्छा वो बला तेल दे दो, चंदन बला तेल दे दो, धनवंतर तेल दो, इसका तो बास नहीं खराब है ना, तो वो पेशेंट आनंद से लगाता है। वो आनंद से लगाना, आनंद से ट्रीटमेंट लेना भी जरूरी है, तभी मन उस इंद्रिय से एक रूप होगा और वो दवाइयाँ काम करेगी, है ना, है ना। हाँ, मन का रोल इम्पोर्टेंट है इंद्रिय से ये होना। वो जबरदस्ती दवाई लेना, अरे पसंद नहीं है तेल फिर लगाना, इससे रिजल्ट नहीं मिलते, है ना। खाना खाते समय भी तन मना भुंजित बोला है ना, मन एक जगह रखकर खाना खाना है, नहीं तो कितना भी आप अच्छा अमृत सामान खा रहे हो और आपके मन में क्रोध है, ईर्ष्या है, द्वेष है, लोभ है, बाकी के रोग है, मानसिक विकार है, तो वो अमृत भी आपको डाइजेस्ट नहीं होता। तो इसलिए फिर वो दवाइयों का ये देखना पड़ता है कि वो गंदा स्मेल नहीं ना आ रहा है। अभ्यंग नित्य करने बोला है हमने, और वो जो दवाई है अभ्यंग के लिए तेल दिया है और वो बहुत खराब बास मार रहा है, तो फिर पेशेंट लगाते समय उसको ये हो जाता है, ठीक है ना, वो इरिटेट हो जाता है, फिर इंद्रिय में वैसा काम हो जाता है कि वो जो तेल है वो अच्छा नहीं है, खराब है, ऐसा मन उसको बताता है, बराबर है ना। तो मन बताता है तो इंद्रिय भी वैसा काम करते, तो वो एब्सॉर्प्शन कम कर देता है। तो ये लिटरली होता है ऐसा, है ना। तो जो पसंद नहीं है पदार्थ वो खाने के बाद उल्टी आती है लोगों को, है ना। अब वैसा वो पदार्थ उल्टी वाला नहीं रहता, पर वो पसंद नहीं है ना, इसलिए उल्टी आती है ना। घृत का स्मेल लोगों को पसंद नहीं है कहीं, और घृत पीने के बाद बहुत खराब होता है, बोलते हैं मेरी उल्टी आती है, वो वाट लगती है शरीर की, ऐसे लोग बोलते हैं ना, क्योंकि उनको पसंद नहीं है वो, इसीलिए होता है। घृत में प्रॉब्लम नहीं है ना। तो इसीलिए पसंद होना चाहिए वो पेशेंट को, और पसंद होने के लिए फिर उसका स्मेल अच्छा होना चाहिए, एटलीस्ट सुगंधी ना हो पर बुरा ना होना चाहिए, है ना। तो मांस से निर्मित जो कुछ तेल है उसका बस्ती में प्रयोग करना है कभी भी। और ऐसे लगाने के लिए जो तेल है वो अच्छे मस्त धानवंतर तेल हो, बला तेल हो, सहचरादि तेल हो, लब बिंदास लगाओ, उसको कुछ गंदा स्मेल नहीं आता, है ना। ऐसा एक व्यवहारिक भाग है चिकित्सा में। और पूछो। सर, ये पाइबल्डिज्म में कुछ कर सकते हैं क्या है ये? वो एक्चुअली जेनेटिकली ये हो जाता है, काइंड ऑफ वाइटिलिगो है जिसमें ये सर के ऊपर वाइट पैच आता है और बाल भी वाइट हो जाते हैं, उतना ही पैच रहता है सिर्फ, और वो बढ़ता भी नहीं है लेकिन वो जाता नहीं है। पर वो बचपन से आता होगा ना।
हाँ बाय बर्थ तो सहज व्याधि है, सहज कुष्ठ है ना, क्या वो असाध्य बोले हैं? सहज जो है, सहज बाधिर्य असाध्य है कि नहीं? वो कर्मज है ना, है ना? बीज दृष्टि से आने वाले और कर्मज ये सब व्याधि जो है वो असाध्यत्व के हो रहे हैं। यहाँ क्या कर सकते ट्रीटमेंट, है ना? लेकिन जैसे वाइटिलिगो में हम काम करते हैं वो भी करते हैं ना, करते हैं ना, पर कितने रिजल्ट मिलते हैं वेटिलिगो में? पूरे के 100% रिजल्ट नहीं दे सकते, ठीक है ना? जो पेशेंट, जो डॉक्टर या फिर मैं, हम जो केस डालते हैं ये वेटिलिगो ठीक हो गया, वो रेयर 10 में से 20 में से 3 4 5 केसेस रहते हैं, 20 में से, ठीक है ना? 8-7 दिन तो बंद ही कर देते ट्रीटमेंट कि दवाई अच्छी नहीं लग रही है, और बाकी के लोगों को तो फर्क ही नहीं पड़ता, है ना? क्योंकि कुष्ठ जो व्याधि है उसका सिर्फ संबंध विरुद्ध आहार से नहीं है, उसका संबंध पाप कर्म से भी है ना? और वो निदान में बोला है उन्होंने। और फिर बड़े कर्म हो तो उसका जो चरकाचार्य ने बोला है कि अगर वो कर्म विपाक अगर ज़्यादा बलवान है तो आपकी दवाइयाँ कुछ काम नहीं करेगी उसके सामने, ठीक है? और कर्म विपाक बहुत छोटा हो तो ठीक ठाक प्रायश्चित्त से बाकी की चीज़ें करके आप काम कर सकते हो, ठीक है? ऐसा बोला है। तो ये कुष्ठ में ये फैक्टर बहुत बड़ा आ जाता है ना? ऐसा मतलब ऐसे ऊपर से एप्लीकेशन, मतलब ट्राई कर सकते हो आप, ट्राई कर सकते हो। अभी वो श्वेत है तो आपको भ्राजक पित्त का अग्नि बढ़ाना है, तो उस प्रकार से हम बाकुच सिद्ध तेल, करंज सिद्ध तेल, बृहत मरीच आदि तेल या फिर कोई ऐसा करंज तेल, ऐसे उष्ण तेल जो है वो लगाकर उसका भ्राजक पित्त का अग्नि बढ़ाकर कुछ काम कर सकते हैं। पेट में उसी प्रकार शीतरक जैसे चिकित्सा कर सकते हैं, तो कर सकते हैं पर सहज है तो बहुत फिर बताकर करनी चाहिए। क्योंकि क्या होता है, पेशेंट को हम ट्रीटमेंट देते पर वो भावना जुड़ी रहती है ना। वो अगर आपने उसको गलती से बोल दिया कि मैं ठीक कर दूंगा, और अगर वो नहीं ठीक हो रहा है, उसको लग रहा है, तो वो भावना से जुड़ा हमारा फील्ड है, तो उसको उसी तरीके से ये करना चाहिए कभी भी। ऐसा है, इंजीनियर जैसा नहीं है हमारा कि ले लो पैसे और ये कर दो, ऐसा नहीं है ना। तो इसी प्रकार से करना चाहिए कभी भी। फर्क नहीं पड़ा तो भी चलेगा पर नुकसान नहीं होना चाहिए। ओके, थैंक यू सर। और कुष्ठ ये एक ही व्याधि में ये सब बोला है कि पूर्व कर्म, पूर्व जन्म में आपने जो कर्म की है उसका परिपाक हो जाता है ना, तो ये रहता है। दूसरी बात, प्रेगनेंसी में माता ने अगर लवण ज़्यादा खाया तो बच्चे में क्या क्या विकार हो जाएंगे, ये सुश्रुत में दिए हैं। अगर उसने लवण ज़्यादा खाया तो उसमें उनका एक अबॉर्शन हुआ था, तो उसकी वजह से उन्होंने दवाई प्रेगनेंसी में बहुत ज्यादा खाई थी, जबकि कंसीव हुआ था। तो ये हो जाता है। वो मेंटेन रखने के लिए एलोपैथी मेडिसिन बहुत सारे हुए थे। तो टेराटोजेनेसिटी रहती है, और कभी उन्होंने टेराटोजेनेसिटी का पढ़ाई की रहती है, मीन्स जो दवाई प्लासेंटर बैरियर क्रॉस करती है और गर्भ को नुकसान करती है, तो उनकी पढ़ाई उधर तक होती है। पर दवाइयों का जब कॉम्बिनेशन हो जाता है तो एलोपैथी की दवाइयों का, तो उनका इफेक्ट सिनर्जिस्टिक होता है कि क्या होगा, ये पढ़ाई नहीं की होती है, ठीक है ना। क्योंकि एक आध बार उन्होंने कैल्शियम भी दिया रहता है, आयरन भी दिया रहता है, ठीक है, पर कुछ अलग कंपाउंड, कुछ अलग मॉलिक्यूल दिया रहता है, तो वो कंबाइन में उसका काम क्या होगा, इसकी पढ़ाई उतनी नहीं हुई रहती है। तो फिर कभी कभार ये सब इफेक्ट दिखते हैं, है ना। तो ये हो सकता है, क्योंकि एक दवाई अगर नहीं टेराटोजेनिक है, कि वो प्लेसेंटा बैरियर क्रॉस नहीं कर रही है, पर वो दवाई किसी और दवाई के साथ अगर दिया वो मॉलिक्यूल, तो शायद वो क्रॉस करता होगा, है ना, बराबर है ना। तो
ये सब चीज़ें हैं, बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, उसका कितना अध्ययन करो उतना कम है, ऐसा है। और ठीक है, और एक क्वेश्चन पूछो और रुकेंगे। सर पूछो। मधुमेह में विरेचन क्यों नहीं लेना है, थोड़ा पूछना था। वो फोटो मुझे भेजो, कहाँ बोला है, किस कॉन्टेक्स्ट में बोला है। ठीक। और वो श्लोका जो है ना रेफरेंस मुझे ये दे दो, ताकि मैं टीका उसमें पढ़कर आपको बता सकूं। ये प्रश्न पूछा था कि ग्रुप में, नहीं दूसरा पूछा था कि धूम्रपान किसमें तो नहीं करना चाहिए, किसी आदि में पूछा था, प्रमेह में धूम्रपान क्यों नहीं करना चाहिए, ऐसा पूछा था ना। और चलो हो गया, हो गया क्वेश्चन, नहीं है ना किसी के क्वेश्चन, फिर बाद में लगेगा अरे पूछना था, ऐसा लगेगा। है क्या? आपको एक्सप्लेनेशन देते समय अगर लगा कि नहीं इससे और कुछ मैं बता सकता हूँ तो बोलते जाओ, ऐसा कुछ नहीं कि मैं बोल रहा हूँ वही सही है या फिर मैं विचार कर रहा हूँ वही सही है, मैं शास्त्र के आधार पर ही कर रहा हूँ। अगर एक भी सिद्धांत अगर गलत मैंने शास्त्र का तो मेरा सुनो भी मत। जो वाग्भटाचार्य बोल रहे वो चरकाचार्य बोले वही बोलना है, वही बोलना है मुझे। तो उस आधार पर ही बोलेंगे। तो जो मच्छी बनाई है ना, वो जो अभी मैंने डाला था, तो उसका क्या बताने का रह गया। तो क्या करना है, अभी एक पेशेंट को देना है, एक स्टूडेंट है उसका पेशेंट है, उसके आईब्रो चले गए, तो उस पेशेंट को देना है अभी। तो उसको क्या करना है, वो तेल के साथ तो लगाना है ही, पर अगर अब आपने सुबह अगर लगा दिया, नहाने के बाद लगाया आपने, अगर अभी आईब्रो को लगाना है, जैसे आईब्रो की पेंसिल लगाते हैं ना, उसी प्रकार अगर आपको लगाना है वो मशीन तेल के साथ, तो वो सुबह लगाने की, फिर दिन भर रखने की, रात भर रखने की, दूसरे दिन ही धोने की, तो इतने समय तक वो रहनी चाहिए वहां पे। हाँ ठीक है। शास्त्र में तो क्या बोला है इंद्रलुप्त में कि वो लगाने के बाद जब तक बाल नहीं आते तब तक वहां रहनी चाहिए। ठीक है, क्या बोला है, जब तक बाल नहीं आते तब तक वो धोनी नहीं वहां से। तो इतना करना पॉसिबल नहीं होता, तो हम एटलीस्ट वो कर सकते हैं कि नहाने के बाद लगाओ फिर दूसरे ही दिन निकालो। ज़्यादा से ज़्यादा वो कांटेक्ट में आना चाहिए, ऐसा वो ये है। शायद भाजक पित्त वो पचाता होगा और फिर वो समान भाव में उसका परिणत होता होगा और फिर बाल आते होंगे, उसका कंसेप्ट होगा ना। तो इस प्रकार से वो करना है। तो अभी देखेंगे इंद्रलुप्त के पेशेंट में वो मशीन लगाना और फिर उधर ऐसा अपना जो ये रहता है ना बैंडेज टाइप, जैसे हम लगाते हैं व्रण पर, वैसा बैंडेज टाइप गॉस पीस डाल के लगाना और फिर बोलना उसको 2-3 दिन उसको निकालो मत। ऐसे करोगे तो शायद ज़्यादा रिजल्ट मिलेंगे। तो उस प्रकार से करेंगे। ओके, चलो रुकेंगे। हाँ सर, थैंक यू। ओके।